ये पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिकेट स्लीप। एडिकेट होता है पर्याप्त मात्रा या संख्या में, इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा या संख्या, पर्याप्त मात्रा या संख्या, एडिकेट। द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, इनएबिलिटी मतलब एबिलिटी के अंदर इन जोड़ रहा है, इन मीन्स नो, अयोग्यता। द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, ऑब्टेन होता है प्राप्त करना, एडिकेट स्लीप कि जब इंसान अच्छे से नींद न ले पाए, तो कौन सा हो जाएगा, जो कोई इंसान अच्छे से नींद न ले पाए, तो आंसर हो जाएगा सी, इंसोम्निया। तो देखो इसके अंदर जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड से समझा देता हूं, इनका मतलब होता है नो, और इसके अंदर देख लो इन, इंसोम्निया में भी है और इनएबिलिटी में भी इन है, इनका मतलब नो। सोम्निया में एक वर्ड है सोमनस, सोमनस इसका मतलब होता है स्लीप। सोमनस से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है स्लीप, तो इसका मतलब है इंसोम्निया, नो स्लीप, जहां नींद ना हो। तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी सबके मीनिंग देख ले। मीथ का मतलब होता है, मीथ का मतलब या तो मान लो फॉल्स भी होता है या इमेजिनेशन भी होता है, कि चीजें जो इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो, असली ना हो, नकली चीजें हो, तो मीथ कहलाता है। ठीक है, तो कहता है मीथोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है पागल, मैनिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज का पागलपन होना, किसी भी चीज की एक्सेस होना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की अधिकता होना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की अधिकता होना, वो मैनिया हो जाएगा, जिसे हम पागलपन कहते हैं। तो मिथोमेनिया मतलब झूठ बोलने का पागलपन, ये समझ लो। ये होता है कि इंसान का हर बात में झूठ बोलना, जिसके अंदर ऐसा पागलपन सवार हो, मिथोमेनिया। एंड्रो, तो एक शब्द है हमारा एंड्रोज, ये रूट वर्ड्स देख लीजिए बेटा, ये एंड्रोज। तो एंड्रोज का मतलब होता है मीड। तो एंड्रोमेनिया कि जिस इंसान का पुरुषों के साथ उठने बैठने बात करने का मन करे, उनके साथ ही स्त्रियों को वो अवॉइड करे, पुरुषों के साथ उठने बैठने का जिसको ज्यादा मन करे, तो वो एंड्रोमेनिया। पायरोमेनिया, पायरो के अंदर एक वर्ड है फायर, फायर का मीन्स होता है फायर, मीन्स आग। तो जिसको बेवजह हर चीज में आग लगाने का मन करे, तो पायरोमेनिया। तो वो सबके मैंने रूट वर्ड से समझा दिया। अरे वो सोमरस नहीं है बावले, अबे बावले सोमरस नहीं है, सोमनस है। हर जगह अपने मन की चीजें सोचेगा तू भी, नशेड़ी। सोमरस नहीं है, सोमनस है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समवन हु हैज टू मच एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई भी लड़का या लड़की जिसको अपनी प्रशंसा, वैसे तो लड़कियां ज्यादा होती हैं, उनकी प्रशंसा की जाए वो बहुत खुश हो जाती हैं, तो जो उनके अंदर फिलहाल इस शब्द के अंदर लड़के भी शामिल है, कि जिसके अंदर की खूब अपनी प्रशंसा करवाने का एक जुनून हो, जिनको मन करे कि उनकी प्रशंसा की जाए, हर बात में वो प्रशंसा चाहते हैं। तो आंसर बताइए। Someone who has too much admiration for himself or herself। तो बेटा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नार्सिसिस्ट। तो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको क्या, आत्म प्रशंसक। अगर मैं हिंदी बोलूं आत्म प्रशंसक मतलब अपनी, क्या कहते हैं, अपनी प्रशंसा करवाने का जो शौक रखे, नार्सिसिस्ट। पेंथिस्ट, इसके अंदर भी दो रूट वर्ड है, बेसिकली तीन रूट वर्ड है। एक पेन होता है, पेन का मतलब होता है ऑल, जैसे हम कहते हैं ना पैन इंडिया, ऑल इंडिया। और इसके अंदर एक वर्ड है थियो, थियो का मतलब होता है गॉड या रिलीजन, थियो का मतलब है गॉड या रिलीजन। और बेटा आईएसटी जिस वर्ड के एंड में होगा, तो वो शब्द जो होगा वो नाउन्स, ये वो नाउन बन जाएगा, वो शब्द, समझ रहे बात को, वो शब्द नाउन बन जाएगा, और किसी एक्शन का वो डूअर होगा, स्पेशलिस्ट होगा, ये समझ लो। तो पेंथिस्ट हो जाएगा कि एक ऐसा इंसान जो हर धर्म को, कि पेंथिस्ट मतलब हर गॉड के, पूरे संसार के अंदर जितने भी गॉड हैं सबकी पूजा करे। तो जिसे हम कहें जो ज्यादा ईश्वर को माने, जो दुनिया के अंदर सारे ईश्वर है सबको माने, पेन ऑल, सभी ईश्वर को मानने वाला, जो किसी को मना ना करे, हर ईश्वर को मानने वाला, तो उसे कहेंगे हम पेंथिस्ट। पेन मतलब ऑल, थीस्ट मतलब गॉड,
सारे गॉड को मानने वाला, हर गॉड को मानने वाला। क्लियर हो गया? मिसोगेमिस्ट, अब इसके अंदर भी 3 रूट वर्ड है, आईएसटी मैंने बता दिया। एक वर्ड है मिसो, मिसो मिसे कोई भी हो सकता है। ये मिसीन शब्द से बना, ये मिसीन शब्द से निकला, जिसका मतलब होता है टू हेट, किसी से नफरत करना, टू हेट किसी से नफरत करना। और इसके अंदर एक शब्द है गेमिस्ट, ये शब्द बना गैमोज से, ये शब्द बना गैमोज से। गैमोज का मतलब होता है मैरिज, शादी। गैमोज का मतलब होता है मैरिज, शादी। तो मिसोगैमिस्ट एक ऐसा इंसान जो शादी से नफरत करे, लेकिन ऐसा इंसान जिसे शादी से नफरत हो। अब कहता है मिसेंथ्रोपिस्ट, तो इसके अंदर मिस का मतलब हो जाएगा नफरत और आईएसटी पर्सन, तो एंथ्रोप। अब इसके अंदर एक शब्द आया एंथ्रोप, तो जो एंथ्रोप है इसका मतलब है मैनकाइंड, एंथ्रोप का मतलब है मैनकाइंड। तो अब क्या बना मीनिंग? ऐसा इंसान जो मैनकाइंड से नफरत करे, मतलब मानव जाति से नफरत करने वाला। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर है इसका नार्सिसिस्ट। बेटा सारे शब्दों को मैंने समझा दिया रूट वर्ड से। रूट वर्ड्स लिख लो, बहुत काम आते हैं बेटा। देखो एग्जाम में खूब पूछा गया, टीयर 2 की बात कर रहा हूं 2024 की। ठीक है, तो चलिए आगे स्पेलिंग। अब आते हैं स्पेलिंग में, तो हम भी टीयर 2 2024 स्पेलिंग। टेम्परामेंट, रेटिसेंट, पर्टिनेंट, इमिनेंट। हाँ जी, चलिए थर्ड का आंसर दीजिए मेरे बेटा, जल्दी जल्दी थर्ड का आंसर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, इधर उधर की बात ना करके सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो जल्दी जल्दी मुझे बताती है इसका आंसर। वैसे सारे शब्दों के मीनिंग बताऊं। टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, किसी का भी स्वभाव जो होता है वो टेम्परामेंट। रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, अल्पभाषी का मतलब होता है जो कम शब्दों का इस्तेमाल करे, बातें करते वक्त कम बोलने वाला, अल्पभाषी। पर्टिनेंट का मतलब होता है लगातार, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, पर्टिनेंट। अब स्पेलिंग इसकी गलत है, ये इमिनेंट में से आई हटाकर ई लगा दो तो ये हो जाता है एमिनेंट। एमिनेंट का अर्थ होता है प्रसिद्ध, फेमस, इसका अर्थ है प्रसिद्ध, फेमस। क्लियर हुआ बेटा? आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला क्वेश्चन स्पेलिंग से। अगेन स्पेलिंग, कंपैरिजन, ट्रायम्फ, सीरीन, अनवील। अनवील, तो अन का मतलब होता है नो और व्हील का मतलब होता है पर्दा। अनवील इसका मतलब है पर्दा उठाना, पर्दा उठाना, राज फाश करना। ठीक है, पर्दा उठाना, राज खोल देना। ठीक है, अब हाँ क्या लिखा है यार, मुझे भी है ना चश्मा लगाना पड़ता है चीजों को देखने के लिए। बताइए बेटा, आप अपने कमेंट जारी रखिए। देखिए हाँ जी, देखिए सीरीन इसका मतलब होता है, कहता है बिल्कुल शांत, एकदम शांत, पीसफुल। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। एक कहावत है ना, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, सच की हमेशा जीत होती है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। गलती है यहां, तुलना, कंपैरिजन, तुलना। तो देखो इसकी स्पेलिंग में क्या कर रहा है, कंपैरिजन, RSION लिखा हुआ है, जबकि ऐसे लिखना है कम, तो P के बाद A है और R के बाद I आना चाहिए, S के बाद I लगा दिया कंपैरिजन। R के बाद I आना चाहिए, उसने S के बाद I लगा दिया कंपैरिजन। ये क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट अब आ जाए होमोनीम। बेटा देखो होमोनीम्स जो होते हैं ना, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होमोफोन्स, एक होते हैं होमोफोन्स और एक होते हैं होमोग्राफ्स, एक होते हैं होमोग्राफ्स। होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। तो फोन का मतलब रूट वर्ड है, रूट वर्ड देख ले बेटा। फोन का मतलब होता है साउंड, और बेटा ग्राफ के 2 मीनिंग है, ग्राफ के 2 मीनिंग है। एक ग्राफ का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी, और एक ग्राफ का मतलब होता है, एक ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, लिखना। तो जैसे अगर हम कहते हैं ना ज्योग्राफी, ज्योग्राफी,
हमने शब्द देखा ज्योग्राफी, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का अर्थ है मतलब है अर्थ, ग्राफी का मतलब हो जाता है स्टडी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी। अब बात करता है कि भाई राइटिंग इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ आ जाएगा राइटिंग में। कैसे, अब जरा देखो, पहले इसे करते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब साउंड, तो होमो का मतलब हो जाएगा सेम और फोन मतलब साउंड, तो सेम साउंडिंग वर्ड। जब शब्दों का साउंड सेम सेम हो, तो अब जैसे इनका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट दोनों का सेम साउंड बिल्कुल सेम सेम है, तो इनको कहेंगे होमोफोन्स, होमोफोन्स, समझ रहे। और एक होते हैं होमोग्राफ्स, जिनकी राइटिंग सेम सेम हो, जो लिखे बिल्कुल सेम सेम जाए लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग हो। जैसे मैंने कहा क्लोज, अब इसको राइटिंग बिल्कुल सेम है, राइटिंग बिल्कुल सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्लोज और क्लोज। अगर क्लोज बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बंद करना, और अगर इसको हम बोलेंगे क्लोज, क्लोज बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा करीबी, इसका मतलब हो जाएगा करीबी। ये वर्ब हो जाएगा और ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हम होमोग्राफ्स। तो होमोग्राफ्स के मतलब सेम राइटिंग, राइटिंग सेम लेकिन मीनिंग अलग। तो यहां पे क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन है होमोफोन से। तो हमारे पास दो शब्द है, एक है कंप्लीट से बना, जैसे कंप्लीट है कंप्लीट, COMPLET, तो कंप्लीट मतलब पूरा करना, और कंप्लीट वर्ड से ही वर्ड बना कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर कॉम्प्ली ई आ रहा है, ये ई है, समझ रहे बात को, कॉम्प्लीमेंट। तो एक तो ये हुआ, इसका मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट। और बेटा एक शब्द और होता है इसके जैसा ही, लेकिन इसमें LI आता है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्ली, यहां ई है यहां आई है, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, इसका मतलब है प्रशंसा करना, समझ रहे। ये नाउन है और ये वर्ब है, ये ध्यान रखना, ये नाउन है ये वर्ब है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना। इसका ये जो पूरक है ये नाउन है और ये वर्ब है। तो अब जरा ये इधर, काइंडली एक्सेप्ट माई डैश, माई डैश। तो आपको यहां पर नाउन की आवश्यकता है, और जो नाउन होता है ना ये कंप्लीट वर्ब से बना कॉम्प्लीमेंट, तो जिसका अर्थ होता है पूरक। तो क्या कहता है, जिसका अर्थ हो जाएगा यहां पे पूरक कि ऑन योर व्यू, तो कि काइंडली एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं, अच्छा इधर कॉम्प्लीमेंट को, वैसे तो ये वर्ब और नाउन दोनों होता है, प्लीज प्लीज देखें, क्योंकि एक शब्द, जैसे एक शब्द है ये वर्ब और नाउन दोनों हो सकता है, वर्क है, ये वर्ब भी हो सकता है और ये नाउन भी हो सकता है ना, बात डिपेंड करता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसे वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ये नाउन है, इसका वर्ब होगा ये, तो ये वर्ब और नाउन दोनों हो सकता है। तो यहां पर है ना मीनिंग के हिसाब से देखो, काइंडली एक्सेप्ट माई, माई नाउन, अब नाउन तो चाहिए लेकिन यहां पर वो प्रशंसा की बात कर रहा है कि आप एक्सेप्ट कर ले मेरी प्रशंसा की, ऑन योर न्यू हेयर कट, कि भाई तुम्हारा जो न्यू हेयर कट हुआ है ना उस पर मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। इट डैश योर पर्सनैलिटी, तो क्या कहते हैं, इट जैसे कहता है इट डैश योर पर्सनैलिटी, तो ये क्या कर देता है, ये पूरा करता है तुम्हारी पर्सनैलिटी को। तो ये कहता है ये पूरा करता है, ये पूरा करता है, कि पूरा करता है तुम्हारी पर्सनैलिटी को, मतलब ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करता है। तो चलिए अगर ये बात समझ में आई तो क्या कहता है, तो यहां पे कह रहा है प्रशंसा करने की बात। अब प्रशंसा के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आई। तो आई वाली बात है, तो मैं इसे यहां पर ये ले सकता हूं, यहां पर ये ले सकता हूं, यहां पर ये ले सकता हूं, लेकिन ये नहीं ले पाऊंगा, ये गलत हो गया, क्योंकि प्रशंसा करने की बात कर रहा है। अगर प्रशंसा करने की बात कर रहा है तो प्रशंसा वाले में आई आएगा, और अगर यहां पे आई आएगा तो इन तीनों में आई है, इसमें नहीं है, तो ये गलत। लेकिन यहां पे अगला कह रहा है पूरा करने की बात, यहां कर रहा है शिकायत करने की बात, तो आप इसे नहीं ले पाओगे, तो मतलब ये भी गया। तो अब यहां पर बात आती है, इधर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ये तो सेम है, लेकिन इधर कॉम्प्लीमेंट और इधर कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पर क्या बात कर रहा है, इट पूरा करता है, और पूरा करने के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट ई वाला चाहिए। मुझे पूरा करने के लिए तो क्या हो जाएगा, मुझे ई वाला चाहिए, और अगर ई वाला चाहिए तो फिर ये गलत हो गया, और अगर ये गलत हो गया तो आंसर ये गया, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर होगा बी। तो क्या कहता है कि अब मैं इसको पूरा ऐसे ही लिख देता हूं, काइंडली एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ये आई वाला, ये प्रशंसा वाला कॉम्प्लीमेंट।
कि एक्सेप्ट कर ले मेरा कॉम्प्लीमेंट अपने न्यू हेयर कट पर, तो ये आपको पूरा करता है, तो पूरा करने वाला कौन सा हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट। तो इट कॉम्प्लीमेंट्स, तो यहां पर ई वाला आ जाएगा, ये पूरा करता है तुम्हारी पर्सनैलिटी। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमोनिम, अगला होमोनिम आ रहा है रेज 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 रेज। अब देखो अच्छा कि रेज 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 रेज, तो ये भी क्या हुआ, होमोफोन, क्योंकि सेम साउंडिंग वर्ड है। रेज 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 रेज, अब मीनिंग के हिसाब से सही लगाना। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस रेज, इस वर्ड से, रेज से ही शब्द बना रेजर, जिसे हम ब्लेड भी कहते हैं, है ना, जिसे हम ब्लेड भी कहते हैं, रेजर जिससे शेविंग होती है, इस रेज से ही बना। तो भाई तो रेजन लिख दिया ना, रेजर होगा, रेजर। रेजर जो एक ब्लेड होता है जिससे हम शेविंग करते हैं। अब ब्लेड का काम क्या होता है, उस रेजर का काम क्या होता है, उखाड़ना, बालों को उखाड़ना। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को उखाड़ना, रियून करना, खत्म करना, बर्बाद करना। इसका मतलब है उखाड़ना, रियून करना, बर्बाद करना, ये। अब रेज जो होता है इसका मतलब होता है किरणें। ये जो रेज है इसका मतलब है किरणें। इसका मतलब है रेज का कि आगे बढ़ाना या उठाना। इसका मतलब है किसी भी चीज को या तो बढ़ाना और या फिर उठाना, किसी भी चीज को। और देखो रेज, इसका और इसका मीनिंग सेम है, उखाड़ना, खत्म करना, तबाह करना, उखाड़ना। लेकिन है ना, इन दोनों में बात करें तो अब जरा पहले इधर देखो, फिर मैं इन दोनों के बारे में कुछ बात करूंगा। पहले इधर देखो। द डेवलपर्स, जो डेवलपर्स थे, डैश द ओल्ड बिल्डिंग, उन्होंने ओल्ड बिल्डिंग को क्या किया, किरणें किया, रेज किया, आगे बढ़ाया, या उनको उखाड़ दिया ऑन द साइट, उस साइड से, टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, नया कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए उसने पुरानी बिल्डिंगों को क्या किया, उसने पुरानी बिल्डिंगों को क्या किया, नया कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए उखाड़ दिया। तो इसका मतलब है ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब कहता है इन दोनों में से, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं इन दोनों की बात। तो ये जो है, ये हम कहेंगे ये ओल्ड फैशन्ड है, ये बहुत पुराना वर्ड है जो अब है ना इंग्लिश में यूज होता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, है तो बहुत सारी। जैसे अगर शेल करें तो शेल नोट की बात करें तो शेल नोट का वास्तविक अर्थ जो होता है वो शोंट होता है, शेल नोट को शोंट, लेकिन ये यूज नहीं होता शोंट, ये शोंट वर्ड यूज नहीं होता। हम शेल नोट को वोंट से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो शोंट इंग्लिश का वर्ड है लेकिन यूज में नहीं है। इसी प्रकार से ये जो रेज वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड तो है लेकिन यूज में नहीं है, ये अब मतलब प्रचलित नहीं है, ये ओल्ड फैशन्ड है, ये है ना, आर्केक कहेंगे इसे। तो ये शब्द यूज होगा नहीं। तो आंसर ये होगा क्योंकि अब इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज के उखाड़ने के लिए, रेजर। क्लियर हुआ? तो आंसर होगा ए। क्लियर हुआ बेटा? देख लो बेटा, ये सब एग्जामिनेशन PYQ डिस्कस कर रहे हैं हम। और मैंने बताया था ना आपको, मैं पूरा पेपर डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि रीडिंग स्किल भी, ग्रामर भी और वोकेबलरी भी। सिर्फ ग्रामर 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 नहीं, अकेले ग्रामर के बिहाफ पर पूरा पेपर सोल्व नहीं हो सकता बेटा। ग्रामर के बिहाफ पर पूरा पेपर सोल्व नहीं हो सकता। ग्रामर खत्म हो जाती है तो हमारा कोर्स खत्म हो जाता है। ग्रामर खत्म है तो कोर्स खत्म है, लेकिन वोकेबलरी खत्म नहीं होती, उसे स्टूडेंट को करते रहना होता है, करते रहना होता है, करते रहना होता है। वी हैव रिसीव्ड, तो इसके लिए भी मैं बताऊं, इसको नेगेटिव नहीं लेना है, इसको ऐसे समझे कि जैसे हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन क्या हमें हिंदी के सारे शब्दों का एग्जैक्ट मीनिंग पता है? क्या हमें हिंदी के सारे शब्दों का अर्थ पता है? नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी पढ़ने, बोलने, लिखने में, फिल्में देखने में, नोवेल पढ़ने में हिंदी के हमें प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें उतनी वोकैबुलरी याद है जितनी इस्तेमाल में होती है। उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा भी, आपको पूरा डिक्शनरी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ उतने शब्दों को याद करना है जितना एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितना समाज में प्रचलित है। पूरी डिक्शनरी नहीं करनी है। वो कैसे होगा? रोजाना पढ़ने से समझ में आने लगेंगी सारी चीजें। रोजाना अपनी कैपेसिटी के अनुसार 10, 15, 20 वर्ड याद करो। नेक्स्ट, वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन सो फार टू द मेन आइलैंड। आंसर दिया आपने। देखो, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, यहां तक लिखूं, बात समझे, मैं कह दूं वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन सो फार, कि हमें अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो बेटा देखो 3 एडवर्ब है हमारे, येट, एज येट और सो फार। ये 3 जो एडवर्ब है ये हमारे जब भी आएंगे तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट तो बनेगा, साथ में नेगेटिव भी होगा।
ये प्रेजेंट परफेक्ट तो बनेगा बनेगा, साथ में नेगेटिव भी होगा। इसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाता हूं बच्चों को जब टेंस करवाता हूं। तो येट, एज येट और सो फार, अगर मैं इन तीनों की बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, तो बेटा अब इसे देखो, अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ूं, इतना ना ही पढ़ूं, तो सो फार तक तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट परफेक्ट और नेगेटिव। तो हमें अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है भाई। ये क्या कह रहा है? वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन सो फार, हमें तो कोई इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं है अभी तक। अगर ये बात समझ में आई तो सो फार गलत नहीं है। अगर सो फार गलत नहीं है तो इसका मतलब है सो फारदर तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि फार का कंपैरेटिव डिग्री होता है फारदर, और यहां कंपैरिजन तो है ही नहीं दो चीजों में। यहां कंपैरिजन नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री बेवजह आया। तो हाँ, सो फार यहां ठीक है, सो फार यहां पर ठीक है, और बेटा सच फार कोई शब्द होता ही नहीं। ये कोई मतलब एग्जैक्टली कोई जनरल ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। तो अब ये गलत हो गया। तो आंसर या तो सो फार और या फिर ये। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कह रहा है सो फार टू, अब कहता है या तो सो फार टू या सो फार फ्रॉम। तो इसका मतलब है अब उसने इस एडवर्ब के साथ हमसे प्रेपोजिशन भी पूछ लिया। अब उसने एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन भी पूछ लिया कि बेटा पहले तो ये एडवर्ब पता है कि नहीं, ये पता है। अब कह रहा है ये प्रेपोजिशन, तो दो चीजें मिक्स कर दी, एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों मिक्स कर दिया। अब प्रेपोजिशन देखना है कि टू लगाऊं या फ्रॉम लगाऊं। तो बेटा ध्यान दे कि आई गो टू स्कूल। अब कहता है आई कम फ्रॉम स्कूल। तो आई कम, मैं स्कूल से आता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। तो अब यहां पे देखो टू, तो टू का मतलब है जाना, और फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है कहीं से प्राप्त होना, आना, कहीं से आना, सोर्स। ये सोर्स की बात कर रहा है, कहां से आ रहा है? कह रहा है स्कूल से। कहां जा रहा है? स्कूल। तो ये टू जाने को और फ्रॉम आने को समझाए, समझ रहे? ये डायरेक्शन को बता रहा है, ये सोर्स को बता रहा है, टू और फ्रॉम। तो अब ध्यान दो, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है टू द मेन आइलैंड या फ्रॉम द मेन आइलैंड। तो इंफॉर्मेशन उस जो आइलैंड है, जो मेन आइलैंड है, वहां से इंफॉर्मेशन आएगी या वहां से इंफॉर्मेशन जाएगी सेंटेंस के अनुसार। तो वी हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड क्या कह रहा है? रिसीव, प्राप्त करना। तो आने की बात कर रहा है कि नहीं? और भाई जब आने की बात कर रहा है तो फ्रॉम लगेगा, टू क्यों लगेगा? तो यहां पर आंसर सी होगा, टू नहीं होगा। तो ये गलत। अब बताओ समझ आया कि नहीं है? तो दो चीजें पूछी उसने, एक एडवर्ब का ज्ञान और एक प्रेपोजिशन का ज्ञान, और दोनों मैंने समझा दिए। अब क्लियर हुआ ना बच्चे? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, कोई भी आपको लगता है तो आप फील फ्री टू आस्क मी, है ना? फील फ्री टू आस्क मी। कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी डिटेल देने की, कोशिश कर रहा हूं पूरी डिटेल देने की। कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो फील फ्री टू आस्क। अब अगला क्वेश्चन, ये भी अब हमारा एरर है। तो शी इज मैरिड विद ए रिच बिजनेसमैन एंड हैज एनफ मनी टू क्या कहते हैं, स्प्लर्ज ऑन लग्जरीज। तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ लो, आपको एरर यही सी तो लेना, सिर्फ इतने से समझ में आ जाएगा। वो तो फिर कितना भी लिख दो। शी इज मैरिड विद ए रिच मैन, शी इज मैरिड विद ए रिच बिजनेसमैन, कि उसने एक रिच बिजनेसमैन से शादी करी। अब अगर हिंदी पढ़े तो ये ठीक लगेगा, लेकिन बेटा मैं आपको जानकारी बताऊं, जो मैरिड है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जरा सेंटेंस देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा राम मैरिड, मैंने कहा राम मैरिड विथ सीता, राम मैरिड विथ सीता, कि राम की सीता से शादी हुई। इसमें आपको कोई एरर नजर आ रहा है या नो एरर है? आपको कोई एरर नजर आ रहा है या नो एरर है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा, साइक्लोन, बिल्कुल ठीक। तो अब देखो राम मैरिड विद सीता, ये गलत है। पता है क्यों गलत है? राम मैरिड, तो हमने कहा होम, राम की शादी हुई, कह रहा किससे? होम, सीता। तो बेटा अगर वर्ब का वट और होम का रिप्लाई है, वर्ब का रिसीवर है, वट और होम का रिप्लाई है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसका अर्थ ये है कि ये जो वर्ब है इसका इफेक्ट इस पर आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो बेटा ये मैंने आपको कितनी बार बताया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। तो बेसिकली तो आप ये समझें कि सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर ये होगा कि राम मैरिड सीता। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है एक्टिव वॉइस के रूप में, एक्टिव वॉइस के रूप में स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है कि राम मैरिड सीता, कि राम की सीता से शादी हुई। ये स्ट्रक्चर ठीक है, गलत है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। अब कहता है इसका पैसिव वॉइस बनाओ। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि सीता
was married, पास्ट इंडेफिनिट है V2, तो was वर प्लस V3 लगेगा, तो सीता was married। अब यहां पर आता है with या to राम, तो अब ये हो गया पैसिव वॉइस। अब यहां है कंफ्यूजन, तो बेटा आप समझ लो, एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। अगर एक्टिव वॉइस है तो मैरिड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, लेकिन पैसिव है तो मैरिड के साथ एक प्रेपोजिशन देना पड़ेगा, तो ध्यान दो, अगर आपके शादी की किसी भी इंसान की शादी किसी पर्टिकुलर इंसान से होती है तो टू लगेगा, विद नहीं। तो इसको ऐसे याद रखो, अगर पैसिव वॉइस की बात है तो बी मैरिड। अगर मैरिड से पहले बी की फॉर्म है तो इसके साथ टू फिक्स्ड है। मैरिड से पहले बी की फॉर्म है तो इसके साथ टू फिक्स्ड है, लेकिन मैरिड से पहले बी की फॉर्म नहीं है तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना। क्लियर हो गया? तो बी मैरिड टू हमें समझ में आ गया कि शी इज मैरिड, विद की जगह यहां टू आना चाहिए, तो यहां विद है तो ये गलत, यहां विद है तो नो इंप्रूवमेंट गलत, और यहां विद है तो ये भी गलत, तो आंसर बी। तो क्या हो जाएगा? शी इज मैरिड टू ए रिच मैन। शी इज मैरिड टू ए रिच मैन। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ठीक है, देख लो टीयर 2 2024 टीयर 2 सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। और ये मैं वॉइस के अंदर बताता हूं, ये एरर मैं बच्चों को डिटेल में वॉइस में समझाता हूं। यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज। अब यहां पे कहां से पूछ लिया? क्वेश्चन टैग। यहां से कहां से पूछा? ये पूछा क्वेश्चन टैग से, ये क्वेश्चन टैग से पूछा है। तो यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज, कि तुम्हारे विलेज में यार बहुत ज्यादा कोकोनट ट्रीज है, तुम्हारे गांव में यार बहुत ज्यादा कोकोनट ट्रीज हैं, डू यू? तो बेटा अब मैं दो बातें, क्योंकि क्वेश्चन टैग भी के अंदर काफी नियम है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन नियम छोटे छोटे ज्यादा है, तो एक दो छोटी बातें। एक तो टेंस मत बदलो। जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हो, चलो पहले तो जब क्वेश्चन टैग बनाते हो तो अगर इधर नोट नहीं है तो इधर नोट लगेगा, मतलब ये स्टेटमेंट कहलाता है, ये कहलाता है स्टेटमेंट जो सेंटेंस है। और बेटा डू यू ये बन जाएगा क्वेश्चन टैग, ये बन जाएगा क्वेश्चन टैग, डू यू, और ये बन गया क्वेश्चन टैग। तो अगर इधर नोट नहीं है तो इधर नोट आएगा, तो डू यू में नोट नहीं है। अगर नोट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये गलत है, ये गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट गलत है। तो नोट इधर भी नहीं है, ये गलत है तो ये गलत है, तो नोट आना चाहिए। क्लियर है? और दूसरा बेटा सब्जेक्ट चेंज मत करना, अगर इधर भी जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट इधर रहना चाहिए। सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा तो बेटा इधर यू है तो इधर भी यू चाहिए, तो यू इधर है इधर दे है, तो इसका मतलब है ये गलत आंसर है। तो दो नियम से समझ में आ गया, एक तो सब्जेक्ट सेम हो और दूसरा नोट, दोनों में से एक जगह नोट रखें, या तो क्वेश्चन टैग या फिर स्टेटमेंट, दोनों जगह नोट, दो एरर, दोनों जगह से नोट हटेगा तो भी एरर, एक जगह नोट होना चाहिए। स्टेटमेंट में नोट नहीं है तो इधर नोट चाहिए, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट इधर है वही सब्जेक्ट इधर होना चाहिए। हो गया? तो ये क्वेश्चन टैग से एरर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर टीयर 1 से, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेटल। अब फेटल शब्द का आपको सिनोनिम बताना। अब देखो वोकैबुलरी आ गया, अभी हमने होमोनिम्स किए थे, अब क्या आ गया? हमारा सिनोनिम आ गया। तो फेटल का मतलब होता है घातक, इसका अर्थ होता है घातक। घातक मतलब जानलेवा, जिससे जान चली जाए, जिससे जान का खतरा हो, जानलेवा। एडिशनल मतलब किसी चीज में अतिरिक्त चीजें जो होती हैं वो एडिशनल है, कोई भी चीज जो अतिरिक्त चीज है वो एडिशनल है। और सिनोनिम पूछ रहा है तो इसका मतलब ये सिनोनिम तो है नहीं। इजी मतलब आसान, इजी मतलब आसान, इसका तो मीनिंग ही क्यों लिख रहा हूं मैं, तो ये तो सभी को पता होगा। डेडली, तो जो डेडली होता है वो भी ये होता है घातक, और इसे कहते हैं डेड, डेड से बना जानलेवा। तो अब सीधा सीधा समझ में आ गया, मीनिंग अगर क्लियर है तो आंसर जो होगा वो डेडली होगा। और जोवियल होता है हास्यपद, जिसे देखकर सुनकर पढ़कर हंसी आ जाए, हास्यपद जिसे देखकर सुनकर पढ़कर हंसी आ जाए, जोवियल। जोए से ये शब्द ना, जोवियल, जोए से, ये खुशी उसी फैमिली का शब्द है। ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वॉइस बनाइए, वॉइस बनाइए ABCD। और बेटा मैंने वॉइस के लिए आपको एक ही बात बताई है कि जब भी वॉइस बनाओगे तो वर्ब पे फोकस करो सबसे ज्यादा बेटा,
सबसे ज्यादा जो एरर पूछता है वर्ब से, बाकी सारी चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं। वॉइस का मतलब है वर्ब, और वर्ब में मेन चीज है कि बी प्लस वी थ्री। जिस सेंटेंस में बी प्लस वी थ्री नहीं वो पैसिव वॉइस ही नहीं। अब एक चीज और देखो, क्या कहता है, लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। तो यहां देखो आर कंपोज, तो बेटा आर कंपोज बी प्लस वी थ्री, तो मतलब अगर इसमें आर कंपोज है तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है कि नहीं? तभी तो कह रहा है सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बनाओ, कह रहा है सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बनाओ, क्योंकि भैया सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। तो अगर ऑलरेडी पैसिव वॉइस है तो इसे एक्टिव वॉइस बनाओ। और नियमों का ध्यान में रखो बेटा जी, हमारा नियम बहुत छोटा सा नियम यह है, अगर सेंटेंस में V1 V5 है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसका पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस V3 से बनता है। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा इज एम आर प्लस V3। पैसिव वॉइस ये बनेगा V1 V5 का पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस V3, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। तो बेटा इज एम आर प्लस V3 दे रखा है, अगर इज एम आर प्लस V3 दे रखा है तो आंसर ये चाहिए कि नहीं? तो V1 V5 देखो कहां कहां है, वो आंसर होंगे। तो ये V5 है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये विल कंपोज ये तो फ्यूचर में चला गया है, तो गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं। ये एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फ्यूचर की तो बैंड बज गई। तो यहां पर कंपोजेस ये ठीक हो सकता है, कंपोजेस, और यहां कंपोज्ड ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट हो गया, हमें प्रेजेंट चाहिए, तो आंसर इन दोनों में से एक हो जाएगा। तो देखो वर्ब देखने से हमें दो तो उसने कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया, दो के अंदर आंसर लेना है। तो पहले ऑब्जेक्ट देख लो, बाय डोमिनिका को उसने डोमिनिका बनाया, तो डोमिनिका कंपोजेस, डोमिनिका कंपोजेस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब क्या कहते हैं, लवली ट्यून्स को लेकर आना है, तो उसने क्या कर दिया, लवली ट्यून्स को ट्यून्स लवली कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गया, आंसर ये भी गया, तो ये रहा। तो डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, डोमिनिका जो बनाती है लवली ट्यून्स बनाती है, आंसर सी हो गया। आ रहा है बेटा समझ, आंसर हो गया सी। अगर ये बात समझ में आई तो आंसर देखिए ये। नेक्स्ट अगला भी जो वर्ड है हमारा, तो अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मतलब एंटोनिम पूछ रहा है, अपोजिट मतलब अब एंटोनिम पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड एंटोनिम। बताइए बताइए जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए। चलो वाउच के देखो, अब मानो कि इसके ना आपको हिंदी नहीं पता, ये मानो इसकी आपको हिंदी नहीं पता, और आप सेंटेंस पढ़कर एक आइडिया लगाइए, तो कई बार मीनिंग ऐसे निकलते हैं, लॉजिक से मीनिंग निकालो, देखो आंसर मिलेगा। मैं इसकी हिंदी बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप खुद देखिए। द एक्सप्लोजिव यूज्ड, कहते हैं जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ, जो मतलब जैसे धमाके में जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ, इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन, वो मेरे खुद की बनाई हुई फॉर्मुलेशन है। जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ वो मेरी बनाई हुई फॉर्मुलेशन है, एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी, और उसकी जो एफिशिएंसी होता है कुशलता, और उसकी कुशलता के लिए आई कैन वाउच, तो मैं वाउच कर सकता हूं। कोई चीज अगर मैंने बनाई है, अगर कोई चीज मैंने बनाई है, तो उसे बनाने के बाद उसकी एफिशिएंसी, उसकी कुशलता के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, उसे इनवैलिडेट, उसे मैं अवैध, कि वैलिड होता है वैध और इनवैलिड हो जाएगा कि अवैध कर दूं, मैं उसे अवैध करार दे सकता हूं। मैं क्लियर हुआ कि अब जो चीज मैंने बनाई है मैं उसे अवैध करूंगा या नहीं करूंगा? तो मैं अवैध क्यों करूंगा, जो मैंने बनाई है तो भाई मैं उसको वाउच करूंगा, मतलब मैं उसको पॉजिटिव वे में लूंगा, मैं नेगेटिव क्यों लूंगा? अवैध मैंने ही बनाई और मैं उसे अवैध करार दूंगा? नहीं, मैं उसे मेंटेन करके रखूंगा। तो हाँ, हो सकता है कि मैं मेंटेन कर लूं। विटनेस, क्या मैं उसकी गवाही दूंगा? भाई वो उन्हें बनाया, इसकी गवाही थोड़ी देनी है उसकी। विटनेस क्या हो जाएगा, उसकी गवाह, मैं उसका गवाह हूं, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सर्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज की पुष्टि करना, किसी भी चीज की पुष्टि करना, तो ये हमारा होता है सर्टिफाई। तो अब आता है सर्टिफाई कि भाई जो चीज मैंने बनाई है तो भाई मैं उसका सर्टिफिकेट दे सकता हूं, ऐसे मान के चलो सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो बनाई है तो उसका सर्टिफिकेट दे सकता है, बनाई है तो मेंटेन करके रख सकता है। तो दोनों में से आप कौन सा लोगे? तो बेटा आंसर जो बनेगा वाउच का सर्टिफाई बनेगा। क्या कहते हैं, जो ये मेंटेन और इनवैलिडेट नहीं बनेगा, क्योंकि वाउच का मीनिंग भी पुष्टि करना होता है। वाउच का मीनिंग भी पुष्टि करना होता है, क्योंकि जो चीज मैंने बनाई है तो मैं उसको सर्टिफाई करूंगा ना भाई, जब मैंने बनाई है तो मैं उसको नेगेटिव क्यों लूंगा, इनवैलिडेट क्यों करूंगा चीजों को? तो मेंटेन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाए रखना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बनाए रखना, ये मेंटेन होता है।
आ रहा है बेटा समझ? किसी भी चीज को बनाए रखना, ये मेंटेन होता है। अगला देख ले। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। कि सेंटेंस है, इसके अंदर 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है और आपको एक उसमें से एरर ढूंढना है। तो मतलब ABCD कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एरर ढूंढ के बताओ क्या है। अरे अपोजिट बताना है ना, प्लीज प्लीज। मैं भी देखो, मैं बताते बताते भी यार सिनोनिम थोड़ी बताना है, ये एंटोनिम बताना है। प्लीज 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 प्लीज, हाँ 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 प्लीज प्लीज बेटा, एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं। थैंक यू बेटा। मैंने इसका सिनोनिम बता दिया, सर्टिफाई करना है ना। तो सर्टिफाई करने का जो आप आंसर होगा वो इनवैलिडेट हो जाएगा बेटा। अपोजिट बताना है ना। मैं क्या कहते हैं, बताने के बाद मैं इस पर आकर मैं इसके मीनिंग को देखने लगा। तो बेटा मीनिंग तो उसने जो बताया, वाउच का मतलब तो सर्टिफाई है भाई, आंसर ठीक करेंगे। वाउच का मतलब तो सर्टिफाई है, और अगर सर्टिफाई है तो हमें तो एंटोनिम बताना है, तो उसका इनवैलिडेट हो जाएगा। आंसर ये होगा, कहते हैं कि भैया नो वन इज परफेक्ट, एनीवन कैन मेक मिस्टेक एनीवेयर। ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अब इसमें से एरर बताओ। बेटा तेरी वजह से हुआ ये साइक्लोन, तेरी वजह से हुआ। साइक्लोन घूम गया मेरे दिमाग में, तेरी वजह से हुआ। तो दारू पीकर आता है तू, है ना, और क्या कहते हैं क्लास के अंदर, और अपनी बातों से हमें भी नशे में डाल देता है तू। चलिए अगला क्वेश्चन, टीयर 1 से 2024। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। तो बेटा सेंटेंस जो है, सेंटेंस हमारा नाउन से लिया गया, नाउन एरर। बेटा इंफॉर्मेशन जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंफॉर्मेशन जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और बेटा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें 2 गुण होते हैं, एक तो वो सिंगुलर होता है, और दूसरा अनकाउंटेबल। और जो बेटा जो चीज अनकाउंटेबल होती है, इट हैज नो प्लूरल, उसका कोई प्लूरल नहीं होता। जो चीज अनकाउंटेबल, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा नाउन 5 प्रकार के होते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं, उनका प्लूरल संभव नहीं है। तो इंफॉर्मेशन को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये इंटेंजिबल नाउन है, तो इसका प्लूरल संभव नहीं है। तो इन प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर देख लो, इंफॉर्मेशन कहाँ है, तो जहां इंफॉर्मेशन है वो गलत है, आंसर डी। अब बताइए समझ आया कि नहीं? क्लास होगा, ठीक है बेटा। और यू क्या करे, यूजर गुड इवनिंग। बेटा अब तो मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ। तेरे गुड इवनिंग बोलते के साथ ही मेरा गुड नाइट निकल रहा है अब, है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल की क्लास में। आज कितने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन वोकैबुलरी ज्यादा हुआ आज हमारा, है ना। वोकैबुलरी रूट वर्ड्स मैंने ज्यादा दिए। कल मिलते हैं, इससे अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट मेरी यार, शब्बा खैर, बाय बाय।